डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथ। हमने आपको बताया था कि साइकोपैथोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, क्या होता है वो मैंने आपको बताया। तीन तरह से मैंने जैसे बताया था, कैटेगोरिकल अप्रोच थी, डायमेंशनल अप्रोच थी एंड प्रोटोटिपिकल अप्रोच थी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये प्रश्न एक्चुअल में आप लोगों की तरफ से आना चाहिए था कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है। आज इसी मुद्दे पर हमारा डिस्कशन है कि व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, अर्थात जो मनोव्याधि है, जो मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता ही क्यों है। ठीक, इसको हम टेक्सोनोमी भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन को टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। और जो क्लासिफिकेशन है व्यक्ति को, रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, आम जनता को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है कि जो नेचुरल फिनोमेना है, जो नेचर में, प्रकृति में जो घटनाएं घटती है ना, वो उनको समझने में एक एक तरह से एक राह दिखाता है। ये एक तरह से कि सामान्य, कॉमन मतलब हर व्यक्ति को समझने वाली भाषा होती है वर्गीकरण। मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल क्या समझाऊंगा। ये क्या, दैट ऑफर्स स्कोप फॉर वाइडर यूजेस, कंपैरिजन, एनालिसिस, शेयर एंड रिपोर्टिंग। मतलब इन सब काम के लिए ये हमारी मदद करता है। यूज के लिए मैं बताऊंगा, इसका एग्जांपल दूंगा आपको। देन कंपैरिजन के लिए, एनालिसिस के लिए, शेयर करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन। ए क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स क्लस्टरिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लॉजिकल रूल्स। ये जैकब कहते हैं कि जो रूल्स के अनुसार, जो तर्क संगत जो नियम होते हैं, उसके अनुसार जो वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है, उनको क्लस्टर किया जाता है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन breaking down broad subjects into smaller, more manageable, more specific subcategories। बड़ी बड़ी जो समस्याएं होती हैं, बड़े बड़े जो फिनोमेना होते हैं, उन सब को छोटी छोटी कैटेगरीज में ये क्लासिफाई कर, टुकड़ों में बांट दिया जाता है चीजों को। और फिर वो क्या फायदा होता है उससे, उसको मैनेज करना आसान होता है, उनको समझना आसान होता है, उनको एडमिनिस्टर करना आसान होता है। और दिस हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ द नोमेनक्लेचर। यानी जिन वस्तुओं अगर हमें नाम देना है, उस नाम को हमें स्टैंडर्ड करने में और सही से उनको एक सिस्टम में करने में ये क्लासिफिकेशन हमारी मदद करता है। अब इसको आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव में समझिए। आप देखेंगे कि भारत में अलग अलग राज्य हैं। भाषा के आधार पर भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया है। इट्स ए काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हर राज्य को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में विभाजित किया गया है। अगेन इट्स ए काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर उन जिलों को अलग अलग ब्लॉक्स में, गांव में इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो, मैनेज करना आसान हो और समस्याओं का समाधान आसान हो, समझना उनको आसान हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना आसान हो। ठीक है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो डिस्ट्रिक्ट में जाकर, अगर मान लिया जाए डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। मान लिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट ना होकर पूरे भारत का एक ही कंट्रोल सेंटर होता दिल्ली में, तो अगर आपको अपना डोमिसाइल बनवाना है तो दिल्ली में कितनी भीड़ होती। मैं मतलब आपके जीवन से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो इसलिए क्या है, इसको मैनेज करने के लिए इसको क्लासिफाई किया। ये तो एक एग्जांपल था इस प्रकार। दूसरा देखिएगा कि हम कहते हैं कि हमें फर्नीचर खरीदना है। जब आप फर्नीचर डालेंगे, क्लिक करेंगे, तो इससे रिलेटेड मेज मेज कुर्सी, बेड, सोफा सेट, कुर्सियां भी अलग अलग की, लकड़ी की भी, फोम की भी, स्टील की भी, आयरन की, बहुत सारी अलग कुर्सियां थे, अलग अलग डिजाइन आपको दिखाई, लेकिन सारी चीजें फर्नीचर में आती है। इट्स ए काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब स्वीट्स डालिए। स्वीट्स में आपकी खोए की मिठाइयां हैं, बेसन की मिठाइयां हैं, आटे की जो मिठाइयां बनती हैं, मैदा की जो बनती हैं, पनीर की जो बनती है, ये सारी मिठाइयां वो एक साथ आ जाएंगी। मिठाई समझ गए ना, तो मिठाई की एक तरह से क्लासिफिकेशन। तो यही काम किया गया है
मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में भी, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने से हमें उनको समझना आसान होता है, हमें उनके बारे में रिसर्च करना आसान होता है, रिसर्च से जो आउटपुट आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उनको आपस में रिसर्चर्स के बीच में शेयर करना इजी होता है। फिर अगर कोई इंटरवेंशन टेक्निक तैयार करनी होती है तो वो सब करने में हमें मदद मिलती है, किसके माध्यम से? क्लासिफिकेशन के माध्यम। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन 5 प्रकार के हमारे उद्देश्य पूरे करता है। नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 कंट्रोल, नंबर 3 कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 4 डिस्टिंक्शन एंड नंबर 5 प्रोग्नोसिस और प्रेडिक्शन। कम्युनिकेशन संचार, कंट्रोल नियंत्रण, कॉम्प्रिहेंशन समझना, डिस्टिंक्शन अंतर करना, प्रोग्नोसिस या प्रेडिक्शन आने वाले समय में क्या हो सकता है भविष्यवाणी करना। तो ये 5 प्रकार के उद्देश्य हैं जो कि क्लासिफिकेशन से हमारे पूरे होते हैं। एक एक को समझते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू एंड यू आर कम्युनिकेटिंग विद मी। एक्ट ऑफ शेयरिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का, विचारों का, आइडियाज का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। फाइंडिंग्स जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम एक्सचेंज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में कम्युनिकेशन का क्या रोल है? वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम्युनिकेशन क्या क्या है? रिसर्च फाइंडिंग, मान लिया जाए एक मैं हो गया, एक आप हो गए, एक तीसरा कोई और होगा रिसर्चर। हम रिसर्च कर रहे हैं एक बीमारी पर, पैनिक डिसऑर्डर्स पर। आप अपने एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, मैं अपने एरिया में कर रहा हूं, वो जो दूसरा तीसरा व्यक्ति है वो अपने देश में रिसर्च कर रहा है पैनिक डिसऑर्डर्स पर। तो अब जब तीनों का हमारे रिजल्ट्स आएंगे, फाइंडिंग्स आएंगी, तो उसको क्या करेंगे हम? विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। भाई मैंने जो पैनिक डिसऑर्डर पर रिसर्च की है उसके ये परिणाम आए, आपने किया है मेरे साथ शेयर, हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ताकि हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कम्युनिकेशन का, रिसर्च फाइंडिंग को शेयर करना। दूसरा है प्रिवलेंस ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि एक जो मानसिक विकार है वो कहां कहां तक फैला हुआ है और कितना वो फैला हुआ है, ये जानने के लिए हम बता सकते हैं कि भाई आज लगभग बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 20% से भी ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और कोविड-19 के टाइम में, आइसोलेशन पीरियड के टाइम में बहुत सारी मानसिक बीमारियों से उलझ गए। और ये कौन कौन से? तो ये अगर आप डेटा देखेंगे अलग अलग आपकी वेबसाइट्स पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में ये आइसोलेशन कार्ड, अलग अलग डिसऑर्डर्स हुए हैं। तो क्या होगा कि ये हमें पता चल जाएगा किस राज्य में, किस गांव में या किस देश में कौन कौन से मानसिक डिसऑर्डर कितने फैले हुए हैं, प्रीवलेंस कितनी वो हो चुके हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसऑर्डर, किसी भी मानसिक विकार की जो विशेषताएं होती हैं उनको जानने में और उनके आपस में कम्युनिकेट करने में हम बता सकते हैं कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं जिनको पैनिक डिसऑर्डर होता है उसकी ये विशेषताएं होती हैं। फिर हम जानेंगे भाई रूस में अगर जिसको पैनिक डिसऑर्डर होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर ब्राजील में, तो इन सब का, फिर जापान में, इन सब का क्या करते हैं हम एक दूसरे से मिलाते हैं, एक दूसरे का शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फिर अंदाजा लगता है हाँ यार तो हर जगह पैनिक डिसऑर्डर होता है या ओसीडी जिसको होता है, तो सब जगह लोग एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, एक जैसी विशेषताएं दिखाते हैं। ठीक, तो ये अंदाजा लग जाता है इसका मतलब ये सभी में होने वाला डिसऑर्डर है। एक और प्रोबेबल इंटरवेंशन, यानी कि कौन कौन सी वो इलाज है वो भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। किससे संबंधित? मैनिक डिसऑर्डर से संबंधित, मेंटल डिसऑर्डर से संबंधित। सो इसलिए क्लासिफिकेशन में कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगला पॉइंट था कंट्रोल, नियंत्रण। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कीपिंग समथिंग विद इन लिमिट्स, मतलब किसी को अपने लिमिट्स के अंदर, अपने दायरे के अंदर ही रखना। और फोर्सिंग समवन टू बिहेव इन ए डिजायर्ड वे, या आप जैसा चाहते हैं उसी रास्ते में, उसी तरह से व्यवहार करने में किसी को फोर्स करना, ये कंट्रोल होता है। आप देखोगे ना जैसे कि
कई बार हम जो लोग ढाणियों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, गाय को या भैंस के गले में रस्सी बांध देते हैं, एक रस्सी का सिरा बड़ी सी रस्सी बांध देंगे, एक पेड़ के बांध देंगे, क्या होगा? तो गाय एक लिमिट्स में कंट्रोल में रहेगी, भैंस भी, तो वो उतने एरिया में चरकते रहेगी, मतलब दूर नहीं जाएगी। तो वो क्या होता है? इट्स ए काइंड ऑफ कंट्रोल। तो इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन भी कंट्रोल में मदद करता है। किस लिए? जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको लेबोरेटरी कंडीशंस में स्टडी करने में मदद करता है। मतलब कि बहुत सारे वेरिएबल्स को, बहुत सारे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। ओके, ये डिजीज कंट्रोल करने में भी क्लासिफिकेशन मदद करता है। मतलब बीमारी, अगर कोई मानसिक विकार फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों में है, तो उसको कंट्रोल करने में भी क्लासिफिकेशन की में बहुत आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है फाइंडिंग एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि जो मानसिक विकार का असल कारण ढूंढने में क्लासिफिकेशन बहुत ही मददगार है। अगर आपने क्लासिफाई कर दिया अलग डिसऑर्डर्स को, ये अगर सिम्टम्स किसी में है तो ये डिप्रेशन के हैं, ये ओसीडी के हैं, ये जीएडी के हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिया के हैं, ये पैनिक डिसऑर्डर के हैं, ये फोबिया के सिम्टम आपने अलग अलग बता दिए। तो फिर आपको पता चल जाएगा कोई व्यक्ति अगर आपके आसपास मोहल्ले में या कॉलोनी में, गांव में इस प्रकार के विशेषता दिखाता है, सिम्टम्स दिखाता है, तो आप कह दोगे कि इस व्यक्ति को इस प्रकार के मानसिक विकार होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट कोज, एग्जैक्ट सिम्टम्स हमें आइडिया लग जाएंगे। फिर सर्कमवेंटिंग द इंटरफेरेंस ऑफ अदर वेरिएबल्स इन इफेक्टिंग द कोज, मतलब ये हो गया कि जो दूसरे चर होते हैं, दूसरी स्थितियां होती हैं, उनको असली कारण पर प्रभाव डालने से भी रोका जा सकता है क्लासिफिकेशन के माध्यम से। मान लिया जाए किसी को मानसिक जो बीमारी को, हिमालय को डिप्रेशन की कंडीशन में चला गया है, उसका एग्जैक्ट तो कॉज ये है कि किसी न किसी उसके लव्ड वंस की जो उसको बहुत प्रिय था, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन अब उसको अकेला छोड़ देना, उसे कोई बात नहीं करना, वो भी एक उस डिप्रेशन को और बढ़ा देगा। अब हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि वो डिप्रेशन का जो एग्जैक्ट कारण उसका क्या है। या तो हम कहेंगे यार अकेला अकेला रहता है, खाना कम खाता है, क्या कारण होगा इसका? तो क्लासिफिकेशन हमें ये मदद करता है कि ये जानने में मदद करता है कि इस व्यक्ति के अंदर जो मानसिक विकार है वो किस कारण से है, ठीक है। और दूसरे चरों का उस पर प्रभाव नहीं है, उनको हटाने में भी क्लासिफिकेशन मदद करता है। फिर आता है इंप्रूविंग द ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता भी इससे बढ़ाई जा सकती है। किस प्रकार से? कि आपने जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में जितनी ऑब्जेक्टिविटी होती है उतने ही सटीक रिजल्ट्स आते हैं, शुद्ध परिणाम आते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहां पर है किसी प्रकार का कोई बायस ना हो, किसी प्रकार की व्यक्ति की अपना आइडिया उसमें ना लगाओ, जैसा रिजल्ट है वैसा ही आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरी हाइट बताएं, तो मेरे को खड़ा कर ले, चलो सर हम नापते हैं। एक बच्चा कहता है सर 5 फुट 10 इंच, दूसरा कहेगा उसे नापी, तो वो क्या गया 5 फुट 11.5 इंच, एक कहेगा सर 7 फुट के हो आप, एक कहेगा नहीं 3 ही फुट के, सभी मेरी एग्जैक्ट हाइट बता देंगे। तो दिस इज दी ऑब्जेक्टिविटी। तो ये ऑब्जेक्टिविटी इंप्रूव्स द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स, and that is achieved by the classification as in the case of the mental disorder. Then comes the prevention of effect of biases, मतलब अपने मन में या कोई पार्शलिटी किसी प्रकार की आ जाए, उसको भी रोका जा सकता है क्लासिफिकेशन के माध्यम से। टेस्टिंग में, एनालिसिस में, डायग्नोसिस में अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर बायस अगर कोई प्रकार का हो, तो क्लासिफिकेशन अगर डिजीज का किया हुआ है, मेंटल डिसऑर्डर का किया हुआ है, तो उस बायस को मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन होता है समझना, लेकिन यहां पर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है मानसिक विकार को संपूर्णता में समझना, अर्थात उसका इमोशनल एक्सप्रेशन कैसा है, कि व्यक्ति के अंदर कोई मानसिक विकार है तो किस तरह से सामूहिक रूप से वो एक्सप्रेस करता है, उसका सोचने की, उसकी चिंतन प्रक्रिया कैसी है, वो बिहेवियर, व्यवहार किस प्रकार का करता है, इन सब को समझना। कॉम्प्रिहेंशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मेंटल डिसऑर्डर। किस प्रकार से? ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग, कि व्यक्ति कितने समय से एक मानसिक विकार से ग्रसित है, वो अंदाजा हमें लगाना होता है और वो हमें समझना होता है और सटीकता तक पहुंचना होता है। और वो तभी संभव हो पाता है
जब डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन किया गया। फिर होता है पिन पॉइंटिंग द इवेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डर, मतलब उस मानसिक विकार अगर किसी घटना के कारण हुआ है, ठीक है, अगर जेनेटिक के कारण है तो वो पॉइंट यहां पर संभव नहीं है, लेकिन अगर किसी घटना के कारण कोई मानसिक विकार हुआ है तो ये क्लासिफिकेशन हमारी मदद करता है इस बात को समझने में और ये जानने में और ये पता लगाने में वो कौन सी घटना है जिसके कारण से व्यक्ति आज मानसिक विकार से ग्रसित है। देन द एक्सटेंट टू विच इट इंपेयर्स डे टू डे एक्टिविटीज, कि जो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो काम करता है, कि वो मानसिक विकार किस हद तक उनमें बाधा उत्पन्न करता है, ये भी समझने में क्लासिफिकेशन हमारी मदद करती है। देन द प्रोबेबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डर्स, और वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो कि किसी विकार के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये जानने में, ये समझने में क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हमारी मदद करता है। फिर आता है सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर, व्यक्ति में जो विकार है वो कितना सीवियर है, कितना गहरा है, कितना मजबूत है, कितना स्ट्रोंग है, ठीक, ये जानने में, ये समझने में भी क्लासिफिकेशन हमारी मदद करता है। और बैकग्राउंड एंड हिस्टोरिकल एंटेसीडेंट्स, कि जो व्यक्ति में मानसिक विकार उत्पन्न हुआ है उसका ऐतिहासिक, उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों उत्पन्न हुआ, ये सब समझने में, जानने में क्लासिफिकेशन हमारी मदद करता है। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब है डिफरेंशिएट करना, अंतर करना। आप सब समझते हैं अंतर करना, किसी भी चीज में आप ले लीजिए एक संतरा और एक किन्नू, आप देखते ही उसका अंतर कर देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के फीचर्स को आप जानते हैं। लेकिन वहीं पर आप एक मौसमी और एक माल्टा ले लीजिए, उसमें जल्दी से अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के फीचर्स आपको नहीं पता है। तो इसी प्रकार से जो डिस्टिंक्शन का मतलब है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सिम्टम्स, etiology and expressions of various disorders, in other words setting up inclusion and exclusion criteria of mental disorders। डिस्टिंक्शन का जो लिटरेरी मीनिंग मैंने बताया, डिफरेंशिएट करना, अंतर करना, यानी व्यक्ति में अगर मानसिक विकार है तो उसके सिम्टम्स में, उनके लक्षणों में अंतर करना, कि ये लक्षण ओसीडी के हैं और ये लक्षण जीएडी के, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के, ये लक्षण फोबिया के हैं और ये लक्षण मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के हैं, ठीक, इन लक्षण में अंतर करना, ये है डिस्टिंक्शन। अब इससे क्या फायदा होता है? एग्जैक्ट एंड पिन पॉइंट डायग्नोसिस, हमें बिल्कुल सटीक आइडिया लग जाता है और हम उसको बता सकते हैं कि ये व्यक्ति इस मानसिक विकार से ग्रसित है। फिर फॉर प्लेसिंग इन सब टाइप्स और सब कैटेगरीज, मानसिक विकार को अगर उसके सिम्टम्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी विशेषताओं को अगर हम अंतर करना सीख जाते हैं तो उनको सही से अपनी अपने रिक्वायर्ड कैटेगरीज में, छोटी छोटी कैटेगरीज में रखना हम समझ लेते हैं। फिर होता है प्लानिंग एंड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, कि अगर आपको अंतर पता है, अगर हमें डिफरेंशिएशन आता है मानसिक विकार में, जो कि क्लासिफिकेशन से संभव होता है, तो व्यक्ति, जो रिसर्चर्स हैं, जो क्लिनिशियंस हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, एक सही सटीक उसका इलाज तैयार करने में सफल हो पाते हैं। और ये तभी संभव होता है जब डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरवेंशन, आपने इलाज तो तैयार कर लिया, उस इलाज को किस प्रकार से व्यक्ति को देना है, कैसे व्यक्ति का इलाज करना है, यह भी तभी संभव हो पाता है अगर डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया होता है। और डिवाइजिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब जो मानसिक विकार होते हैं उनके होने से बचाने के लिए नई नई तकनीकों का, स्ट्रेटजीज का विकास करने में भी क्लासिफिकेशन हमारी मदद करता है। अगर किसी को यह आइडिया लग जाए कि इस कारण से व्यक्ति में मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो रिसर्चर्स, क्लिनिशियन, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो उन कारणों को ही हटाने में अपने रिसर्च फोकस करते हैं, तो उन कारणों को हटा दिया जाए जिस कारण से मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये है आपका दूसरा, चौथा पार्ट था डिस्टिंक्शन। और अंतिम उद्देश्य होता है क्लासिफिकेशन का प्रोग्नोसिस और प्रेडिक्शन। प्रोग्नोसिस या प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इट मीन्स
एन ओपिनियन और सजेशन बाय द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन? जो मानसिक विकार से संबंधित, जिसने बहुत सारा अनुभव है, जिसने बहुत सारे पेशेंट्स को देखे हैं, अच्छी डिग्री प्राप्त की है, उसका एक्सपीरियंस है, कॉमन सेंस उसके अंदर है, इलाज करने की टेक्निक है, तो ये सारी चीजों को एक्सपर्ट कहलाया जाता है और उसको घमंड नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्सपर्ट के लिए। बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस डिटेलिंग लाइकलीहुड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। मतलब वो बताने में संभव हो कि आने वाले समय में अगर इस बच्चे को या इस व्यक्ति को पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में ये कर सकता है। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे मदद करता है? डिवाइजिंग ट्रीटमेंट एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोसिस। ये भी एक पॉइंट है, प्रोग्नोसिस की मदद होती है हमारी किस प्रकार से कि एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोसिस हमारी बढ़ जाती है, सटीकता ये जानने में कि व्यक्ति किस डिसऑर्डर से ग्रसित है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल बताऊंगा। प्रिवेंशन ऑफ प्रिवलेंस थ्रू प्रिवेंटिव केयर। जो प्रिवलेंस होता है मतलब कितना फैल सकता है, उसको रोकने में अगर आपको ये पता हो कि इन कारणों से मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं, तो यहाँ इस पॉपुलेशन में ज्यादा हो सकते हैं। अगर ये आदि आपको पहले से पता हो तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये कारण अगर यहाँ पर होते रहे, ये घटनाएं यहाँ पर होती रही, तो इन लोगों में मेंटल डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? ये आपको पता चल गया कैसे, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन किया वो डिसऑर्डर्स का। तो फिर क्या करेंगे? उन कारणों को ही हटाने की कोशिश की जाती है। यानी क्या होगा? भविष्यवाणी करने में भी क्लासिफिकेशन हमारी मदद करती है। फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इन एडवांस। पहले से ही हम प्रिकॉशंस ले लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि सामने से आने वाली गाड़ी आपको अंदर ठोक सकती है, तो आप क्या करेंगे? साइड में होकर ब्रेक लगा लो, यार उतर के भाग ही जाओ, हो सकता है ठोक तो गाड़ी में ठोकेगा, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। इसी प्रकार से अगर आपको या क्लिनिशियंस को, साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाए कि इन कारणों से यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले से ही उसके इलाज ढूंढा जा सकता है एडवांस में। 4, डेवलपमेंट ऑफ प्रोएक्टिव एक्शन प्लान। पहले से ही प्लान्स तैयार किए जा सकते हैं। प्रोएक्टिव, पहले से आप तैयार रहो, तत्पर रहो कि व्यक्ति को इस प्रकार के इस पॉपुलेशन में इन लोगों से मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, उसको उसके बाद आपको ये पता होता है, रिसर्च से पाया गया है, क्लासिफिकेशन से पाया गया है कि नेचुरल कैलेमिटीज के बाद यानी कोई बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, तो क्या होता है कि जो लोग वो सफर करते हैं, उस स्थिति में होते हैं, उनको बाद में पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो रिसर्चर्स, गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि पहले से ही उनको एक्शन प्लान उनका तैयार होता है एंड दे स्टार्ट एडमिनिस्ट्रिंग द इंटरवेंशन टेक्निक्स। पहले से रोका जा सकता है पीटीएसडी को बढ़ने से। ये काम की बात है क्लासिफिकेशन। फिर आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स, और उन जो फैक्टर्स, वो कारक जो कि रिस्क उत्पन्न कर सकते हैं, उनको पहचानने में भी बहुत मदद मिलती है क्लासिफिकेशन के कारण। और अंतिम बात, डेवलपमेंट ऑफ बेंचमार्क फॉर असेसमेंट। एक क्राइटेरिया, एक बेंचमार्क, एक सेट स्टैंडर्ड विकसित किया जा सकता है क्लासिफिकेशन के माध्यम से। अब मैं आपको बता रहा था कि आपको एग्जांपल बताऊंगा। अभी लेटेस्ट ही एक लेडीज ने मुझे अप्रोच किया कि सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा जरूर बताइए मैडम। उन्होंने बताया कि सर मेरा जो बेटा है ना, अभी 6th क्लास में है, और उसको फोन की इतनी लत लग गई है कि अगर हम उससे फोन ले लेते हैं बहुत अग्रेसिव हो जाता है, आंखें निकालता है, पैर पटकता है, बहुत गुस्सा वो होता है, और इतना वो चालाक हो गया है कि अगर हम फोन को इस प्रकार दूर छुपा के भी अपना पासवर्ड डालें तो हमारे हाथ के मूवमेंट से अपने पासवर्ड को ढूंढ लेता है, अंदाजा लगा। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, मैं छोटी सी नटसेल में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर बताइए मैं क्या करूं, कैसे, कहां दिखाऊं उसको। मैंने कहा कि मैडम ऐसा है, किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को अभी उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप उसको ले जाइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर में। वहां पर मोबाइल के एडिक्शन की ओपीडी शुरू हो चुकी है, वहां डी एडिक्शन सेंटर बनाए गए, क्योंकि प्रीवियस रिसर्च ये बताती है कि ऐसे लोगों ने जिनको कंट्रोल नहीं किया गया, अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का मर्डर तक कर दिया। उनसे फोन जैसे छीन लिया तो वो लाया एक डंडा मोटा सा, सिर में मार दिया, पिताजी एक्सपायर हो गए, दादी एक्सपायर हो गई। बहुत सारी न्यूज में पढ़ चुका हूँ, ऐसी न्यूज आती। तो मैंने मैडम को बताया कि मैम अगर ऐसा आपने इसका करेक्टिव मेजर अभी नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मोबाइल एडिक्शन है,
डिजिटल एडिक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट एडिक्शन है। तो इसका कैसे संभव हो पाया? क्लासिफिकेशन के कारण। और प्रोग्नोसिस, मैंने प्रेडिक्शन किया कि ऐसी स्थिति आ सकती है जैसे आप उसके सिम्पटम बता रही हैं। हो सकता है कि अभी तो वो बहुत छोटा है, 6th क्लास में है, वो फिजियोलॉजिकली शारीरिक रूप से इतना विकसित नहीं कि आपके हस्बैंड के वो मुकाबला कर ले। अब आने वाले 5 साल बाद जब बच्चा 15, 16, 17 साल का हो जाएगा तो मजबूत हो जाएगा और आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उस समय हो सकता है वो आपको हमला कर दे, तब तक ये एडिक्शन बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। ये मैंने प्रेडिक्शन को किया क्योंकि पिछले केसेस देखकर ये मदद करता है इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हमारी। ठीक है दोस्तों, ये मेरे रेफरेंसेस हैं, इनको आप जरूर देखें। और नेक्स्ट डिस्कशन हमारा होगा डीएसएम सिस्टम। वो क्या होता है, किस लिए होता है और किस प्रकार के ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव उसका है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब अगर किसी विद्यार्थी का किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है। यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस यू कैरीज। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ and you can put up your questions to me. Okay, you are invited to ask your questions. हाँ जी, हाँ जी दीपक बताइए। सर आपने एक थोड़ी देर पहले फोबिया की बात की थी सर। जी हाँ, तो सर फोबिया तो हर एक अंदर होता है। हाँ बोलो बोलो, आपकी आवाज कम आ रही है, बोलो दीपक। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आवाज आ रही है। सर मैं ऐसे क्योंकि जैसे कि फोबिया की बात की तो फोबिया तो हर एक इंसान के अंदर हो रहा है। अब जैसे कि हम जिस समाज में रह रहे हैं ना, तो हर एक इंसान में फोबिया है। जैसे कि अब मान लेते हैं कि पंडित का हर एक ऐसा है दीपक, जब इस फोबिया के बारे में, एक फोबिया पे आपके पास टॉपिक है तो बड़े विस्तार से इसकी हम चर्चा करेंगे। 10,000 ले लें। हाँ, आपका टॉपिक है फोबिया का, उसमें बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। उस समय जितने हाँ। फोबिया से रिलेटेड आप क्वेश्चन उस समय पूछ सकते हैं, क्योंकि इस समय केवल हम इसी बात पर जानना चाहेंगे कि जो आज मैंने बताया था, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, इससे संबंधित आप प्रश्न पूछिए। क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके जब जब जो आएगा उसको जब आप समझ लेंगे फोबिया को, और फिर उसके सिम्टम्स आप समझ लेंगे, कैसे होता है, क्या क्या फोबिया होता है, कौन कौन सा फोबिया होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे वहां पर। तो आपको इस प्रकार के जो डाउट्स आएंगे वहां पर सारे क्लियर आपके किए जाएंगे। वैसे ये बिल्कुल सही नहीं है कि फोबिया हर किसी को होता है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आपको पहले फोबिया होता क्या है ये जानना जरूरी है। हम गलत फहमी में नहीं पालनी चाहिए कि हमें पता है कि ये चीज फोबिया होती है। ठीक है, तो चलिए वो हम डिस्कस करेंगे। और कोई किसी का कोई प्रश्न हो? अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही मिलते हैं हम 8 बजे शाम को। तब तक के लिए बाय बाय।